उसमें यस क्वेश्चंस तुम सर। लोग बनाए हो? डाउट, आज जितना भी डाउट है सब पूछ लो, आज चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, जो भी डिस्कशन करना है डिस्कशन करके। बनाए हो क्वेश्चंस तुम लोग? हेलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ यार, तुम लोग रिप्लाई नहीं करते हो। क्वेश्चंस बनाए हो? हाँ सर, बनाए हैं। ठीक है, चलो। तो जो भी डाउट है किसी को, जो जो बनाए हो पूछते जाओ आराम से। इसमें देखो, एक जल्दी से एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म तुम लोग देखे होगे, डायगोनल रिलेशनशिप। मिला था तुम लोग, अगर एनसीईआरटी पढ़े होगे तो ये टर्म मिला होगा तुम लोगों को। कौन कौन पढ़ा था एनसीईआरटी, या कौन कौन पढ़ा है ये बताओ। सर सुने थे। सुने थे? तो पढ़ते डायगोनल समय क्या? पढ़ते समय देखे। पढ़ते समय देखे तो डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअली है क्या ना, कि कुछ कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है ना, उनका थर्ड पीरियड के एलिमेंट से प्रॉपर्टीज मैच करता है। मतलब ऐसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग जनरलाइज करके स्टेटमेंट दें, तो पीरियोडिक टेबल में जनरली हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स लाई करते हैं उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, और फर्स्ट ग्रुप वाले का प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड ग्रुप वाले से डिफरेंट होगा। होगा ना? उसी तरह सेकंड ग्रुप वाले का थर्ड ग्रुप से डिफरेंट होगा। तो हर एक ग्रुप का प्रॉपर्टीज जो होगा एक दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होगा, लेकिन उस ग्रुप में जितने, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी सारे एलिमेंट्स लाई कर रहे होंगे उनका प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम होगा। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप में क्या आता है ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो डिफरेंट ग्रुप में लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, और वो डायगोनल पोजीशन पे रहते हैं, इसलिए हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप, वो नेम वहां से आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग, और जनरली ये सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, उसके आगे नहीं देखा गया। कुछ कुछ सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जो हैं, डिफरेंट ग्रुप में होने के बावजूद वो दोनों प्रॉपर्टीज एक सेम तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसी फिनोमिनन को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसको लिख लो जल्दी से, एक छोटा सा स्टेटमेंट है। सम प्रॉपर्टीज, या फिर ऐसे लिख लो सम एलिमेंट्स करके, सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स of second period resemble much in properties। ठीक है, resemble much in properties with the elements of third period of next group। ठीक है, दैट इज, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सिंपलर टर्म में बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड are diagonally related in properties। diagonally related in properties। इसी फेनोमेनन को बोला जाता है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप मेनली शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे सेकंड पीरियड का कुछ कुछ एलिमेंट्स वो थर्ड पीरियड के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम। लिथियम जो है, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, लेकिन इसके डायगोनल पोजीशन पे एक एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, है ना, अलग ग्रुप में, बिल्कुल उसके बाद वाला ग्रुप है। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ। देखो, लिथियम और मैग्नीशियम तो अलग अलग ग्रुप में है ना, लिथियम ग्रुप 1 में है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है ना।
तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो होते हैं डायगोनल पोजीशन पे हैं, ये दोनों के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर पाए जाते हैं, तो ये हम लोग बोलते हैं ये दोनों एलिमेंट जो है डायगोनली रिलेटेड है। इसके बाद इस यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, तो बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनली रिलेटेड है। इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, बोरोन और सिलिकॉन ये दोनों डायगोनली रिलेटेड है। तो इस टाइप के जितने भी तुमको केसेस मिलेंगे जहां पे कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ अगर प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसी फिनोमिनन को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका रीजन क्या होता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है ये बताओ, रीजन डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का रीजन क्या है, कॉज क्या है, बता सकते हो कोई, ऐसा क्यों हो रहा है? सर चार्ज और मास का रेशियो। चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज और मास का रेशियो हम लोग नहीं बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग चार्ज और साइज का रेशियो हम लोग बोलते हैं, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो, मतलब चार्ज डेंसिटी इनका सेम रहता है, ठीक है, वो उसके बेसिकली उसी की वजह से होता है। जैसे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाए तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, घट रहा है एटॉमिक साइज जनरली। और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज करता है। आवाज आ रहा है ना सबको, यस सर। ठीक है। तो अब अगर हम लोग डायगोनली मूव करेंगे, ठीक है, इस पोजीशन पे अगर मूव करोगे तो डायगोनली मूव करने पे क्या होता है ना कि इसका एटॉमिक साइज जो होता है ना, जो डायगोनल एलिमेंट में मेनली सेकंड और थर्ड पीरियड में ये पाया गया, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के केस में हम लोग बात करें, तो साइज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक्चुअली जो रीजन होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का, तो इनका लिथियम और मैग्नीशियम का जो चार्ज बाय साइज रेशियो देखा गया है ना, चार्ज बाय साइज रेशियो, ये दोनों इक्वल होता है, लिथियम ऑलमोस्ट इक्वल होता है लिथियम और मैग्नीशियम का, जिसकी वजह से ये इनके प्रॉपर्टीज जितने भी ये कंपाउंड्स बनाता है एक जैसा कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड में जो भी उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल मैच करता है। तो ये रीजन है, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो, सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो। देखो एक्चुअली क्या होगा, लिथियम जो कैटायन बनाएगा वो कौन सा कैटायन बनाएगा, अगर कोई कंपाउंड इसको बनाना है तो ये Li+ बनाएगा, बनाएगा। यस सर। यस फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो लिथियम+1। और मैग्नीशियम जो भी कैटायन बनाता है ये Mg2+ बनाता है, बनाता है ना। तो अब देखो लिथियम के ऊपर चार्ज है +1 का और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 का। अब लिथियम और मैग्नीशियम में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो साइज के बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो लिथियम जो है, लिथियम का साइज जो है ये छोटा साइज होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, समझ रहे हो बात, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है वो अलग पीरियड का एलिमेंट है ना, नीचे जा रहे हैं हम लोग उसके नीचे। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो जब इन लोग का चार्ज बाय साइज का रेशियो निकाला जाता है, चार्ज ये +1 और इसका जो भी साइज है, और उसी तरह मैग्नीशियम का जब हम लोग चार्ज बाय साइज +2 और जो भी साइज है इसका, तो वो चार्ज बाय साइज रेशियो जब हम लोग निकालते हैं ना, तो ये रेशियो इन दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल आता है, सिमिलर आता है, जिसकी वजह से ये जितने भी सारे कंपाउंड्स बनाएंगे उन कंपाउंड्स में इनके प्रॉपर्टीज जो होते हैं एक जैसे होते हैं। बात समझ में आ गया, तो यही बेसिकली यही रीजन होता है डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का। रीजन यही लिखते हैं हम लोग कि सिमिलर चार्ज बाय साइज रेशियो होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी देखो वही चीज होता है, सॉरी बेरिलियम और एल्यूमिनियम में, बेरिलियम जो है Be2+ बनाता है और एल्यूमिनियम जो है Al3+ बनाता है। तो यहाँ भी वही सीन कि इन दोनों का जब हम लोग चार्ज बाय साइज रेशियो करते हैं तो चार्ज बाय साइज रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, जिसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये एक्चुअली रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप का।
बात समझ में आ गया? यस सर। चलो और बताओ तुम लोग। एनसीईआरटी अगर पढ़े होगे तो ये तुम लोग को दिखा होगा डायगोनल रिलेशनशिप। सर नहीं? हाँ बोलो। जब एक जगह पीरियोडिक टेबल का एक और ड्रॉबैक पढ़े थे, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हीलियम है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में सबका जो शेल भरता है नॉर्मली पी भरता है, पी में 6 रहता है, लेकिन हीलियम में एस है, एक जगह लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, फिर भी उसको कंसीडर नहीं करते। कंसिडर वो तो नोन है ना, वो ऐसा सच कुछ वैसा नहीं है वो। हीलियम में हमको पता है कि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो वहां पी कैसे जाएगा? उसमें तो एक ही सेल है ना। फर्स्ट फिर भी सेल P में का फर्स्ट सेल में पी ऑर्बिटल आता है क्या? बताओ। पहले दो वाले सेल में तो सिर्फ एस ही सबसेल होगा ना, पी सबसेल होता है क्या उसमें? तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो हमको पता ही है कि हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम लोग ऑक्टेट की बात नहीं करते, हम लोग ड्यूप्लेट की बात करते हैं, वहां पे ड्यूप्लेट पूरा होता है। समझ रहे हो? क्योंकि उसमें एक ही सेल है, और पहले वाले सेल में सिर्फ एस सबसेल ही रहता है, और एस सबसेल में तो एस का जो सबसेल है उसमें तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, और एक ऑर्बिटल होने की वजह से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उसमें। तो ऐसा वो कोई मेजर वो नहीं है कुछ। ठीक है। चलो बताओ अब, जो जो क्वेश्चंस तुम लोग बनाए हो पूछो। नहीं तो बनाए हो तुम लोग या नहीं? सीरियसली सच सच बता दो तो। सर बनाए हैं। तो बनाए हैं तो डाउट नहीं आया कुछ भी? सर 86 बोल नंबर रहे और हैं। 86 नंबर कौन सा पेज नंबर बताओ तो। बता रहे हैं सर, एक मिनट। 42। पेज नंबर 42 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हो? 86? कौन पूछ रहा था? हेलो? हाँ सर, ये एमस्ट्रॉम, ये क्या, इसका क्या मतलब है? एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है ना। एंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट होता है, ये तुम लोग को बताया गया है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो बताया है। यस सर। 1 एंगस्ट्रॉम ये तो लेंथ का यूनिट है ना। 1 एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है ना, बताया गया है ये तो यहाँ पे वो जनरली हम लोग एटॉमिक रेडियस जो होता है ना इतना छोटा होता है कि वो एंगस्ट्रॉम के यूनिट में ही, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, इन सब में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन नंबर 86 में देखो पूछा गया है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन। फ्लोरीन और नियॉन में तुमको कंपेयर करना है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला वाला देखोगे 0.72 और 1.60। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 1.60, 1.60। थर्ड दिया हुआ है 0.72, 0.72। और फोर्थ है नॉन ऑफ दिस। तो ये तो शायद हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे तुमको एग्जैक्टली जानने की जरूरत नहीं है, हमको एग्जैक्ट डेटा से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कंपेयर करते हैं ना, फ्लोरीन और नियॉन में तुम लोग खुद ही बताओ किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए। जो कंपैरिजन तुम लोग को बताए हैं, किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन का रेडियस बड़ा होना चाहिए। सर सर नियॉन का ये नियॉन का एक्सेप्शन बड़ा, था। नियॉन का बड़ा होना चाहिए सर, ये नोबल गैस है। नोबल गैस है? तुम लोग यार अजीब बात करते हो। तो नियॉन का रेडियस बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो पहला वाला तो फ्लोरीन को डिनोट कर रहा है और बाद वाला नियॉन को डिनोट कर रहा है, तो देख लो किस केस में सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ग्रेटर है पहले वाले से। तो कौन सा ऑप्शन में तुमको दिख रहा है वैसा? सर 1 तो 1। 1। तो बस आंसर 1 ही होगा। यहाँ पे एग्जैक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर 104, उसमें एक ऑप्शन में डाउट है। 104, ठीक है देखते हैं। सर ये 3 नंबर का क्या मतलब है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर का? अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, ये तुम लोग
पढ़ोगे उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिनोट करता है कि किसी भी दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना H2 में, तो सिंगल बॉन्ड है तो इस केस में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। जैसे तो ये डिग्री ऑक्सीजन नहीं हुआ, इसको डिग्री के तौर पे पढ़े थे शायद। क्या हेलो डिग्री? सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या फिर डिग्री ऑफ ऑक्सीजन ऐसा था सर। दोनों सेम चीज है, बॉन्ड ऑर्डर और डिग्री। नहीं, डिग्री क्या पढ़े थे? डिग्री थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पे डिग्री पढ़े हो? नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में भी पढ़े थे। हाँ, नोमेनक्लेचर कि सर एक कार्बन से कितना कार्बन अटैच्ड है, जितना नंबर अटैच्ड है उतना डिग्री। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाँ सर, उसका डिग्री का यही मतलब है। अच्छा, डिग्री ऑफ कार्बन वहां, अच्छा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वो समझ गए। डिग्री ऑफ कार्बन वो अलग चीज है यार। वो तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बन कितने कार्बन एटम से कनेक्टेड है, वो उससे डिग्री आता है वहां पे। कार्बन, जिस कार्बन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अगर एक कार्बन से कनेक्टेड होगा तो डिग्री 1 होता है, 2 से होगा तो डिग्री 2, वो अलग चीज है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, समझ रहे हो? अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। डबल, जैसे ऑक्सीजन में O2 में 2 बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो गया? 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, समझ रहे हो? ठीक है। ठीक है सर। तो एक्चुअली आया है तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग से। इसको हम लोग ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या हो। बॉन्ड ऑर्डर को तुम लोग बॉन्ड लेंथ से रिलेट कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो, बॉन्ड लेंथ समझते हो? बॉन्ड लेंथ किसको बोलेंगे? दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना है ना उसका जो जैसे मान लो दो एटम्स के बीच में ये ऐसे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर करके ओवरलैपिंग हुआ है ऑर्बिटल का, तो इनका बॉन्ड जो बना है इसका बॉन्ड लेंथ अगर हमको बोलना है तो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, सेंटर का ज्वाइन करने पे जो डिस्टेंस आ रहा है इसी डिस्टेंस को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ कैसे रिलेटेड होगा ये बताओ। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बताओ। ये होगा ना, जैसे एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दो बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तीन बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा ये बताओ। नंबर ऑफ सर बढ़ेगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर ज्यादा हो रहा है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते जा रहा है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना इंक्रीज होगा। यस और नो? यस यस सर। अब देखो, अब बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होने से उसके बीच का लेंथ क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा ना। बॉन्ड मान लो दो एटम के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड है, तो स्ट्रांग बॉन्ड है तो क्या हुआ, दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे ना। जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उतना डिस्टेंस उन दोनों के बीच का कम होते जाएगा या नहीं? यस सर। तो उसी डिस्टेंस को तो हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं या नहीं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उन दोनों के जो न्यूक्लियर के बीच का डिस्टेंस होगा उसी को तो बॉन्ड लेंथ बोला जाता है या नहीं? तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बॉन्ड का लेंथ क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। यस सुनो? यस सर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होते कम जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा।
बॉन्ड ऑर्डर अगर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। समझ आ गया रीजन? Yes, sir. तो ये है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ठीक है। सर 108 का 1 ऑप्शन में एक डाउट है। हेलो बोलो। सर 108 इसी में ऑप्शन नंबर 1 जो है। 108। हाँ 108 में क्या है? सर उसका जो 1 नंबर ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि जेड इफेक्ट जो होता है वो ग्रुप में डाउन जाने पे कांस्टेंट रहेगा। ऐसे कैसे, ये कैसे सर, ये बता सकते हैं? Z इफेक्टिव इन ग्रुप रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो तुमको बताना है ना, Z इफेक्टिव ग्रुप में कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में कांस्टेंट रहता है क्या? या फिर क्लोजली भी हम लोग बोल सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होना चाहिए, क्लोजली रिलेट करके तुमको बताना है। तो किसी भी ग्रुप में, तो ये हर एक ग्रुप में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या? जैसे ग्रुप में तुम नीचे जाओगे तो ग्रुप में नीचे जाने पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ना? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या नहीं? हाँ सर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एट द सेम टाइम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ रहा है ना। यस सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो दोनों चीज बढ़ रहा है, वहां नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। मतलब जेड का वैल्यू हम लोग जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है। तो जेड बढ़ेगा मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा। अब एट द सेम टाइम सिग्मा भी तो बढ़ेगा। समझ रहे हो? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये सिग्मा हम लोग किसकी वजह से कंसिडर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ही तो आता है सिग्मा। यस और नो? Yes, sir. तो ये सिग्मा भी इंक्रीज होगा, लेकिन हम लोग कांस्टेंट होगा ये, मतलब हर एक ग्रुप में तो ये वैलिड नहीं होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव जो है हर एक में कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो किसी एक ग्रुप में तुम लोग निकाल के देख सकते हो, अगर मान लो तुमको कंफर्म करना है तो पहले वाले ग्रुप में कर सकते हो। जैसे पहला वाला ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, लिथियम से स्टार्ट करो। ठीक है। मतलब पहला मेटल है लिथियम, हाइड्रोजन से नीचे, फिर इसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम। ठीक है। इन तीनों में करके देखो तो, इन तीनों का एक्चुअली हम निकलवाए थे ना तुम लोगों को जेड इफेक्टिव, याद है? Yes, sir. लिथियम के केस में जेड इफेक्टिव कितना आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कोई बता सकता है? सर 1.26। 1.26? कैलकुलेट कर लो, मेरे पास है नहीं एक्चुअली डेटा, तुम लोग निकालने तो बताए हैं ना। हाँ सर, स्लेटर्स रूल्स है। हाँ, स्लेटर्स रूल्स है तो उससे करके देख सकते हो।
हेलो, उससे स्लेटर्स रूल जो तुम लोग को बताया उससे तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इन सब में निकाल के देखना कि ये क्लोजली मतलब मोर और लेस क्लोज आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उससे तुम लोग को आइडिया लग जाएगा। समझ रहे हो कि किसी ग्रुप के लिए हम लोग बोल सकते हैं वैसा या नहीं, ठीक है। स्लेटर्स रूल जो तुम लोग को बताए हैं उससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव का तीनों केस में वैल्यू निकाल के देखना, उससे आइडिया लग जाएगा। सर हम्म। सर सोडियम और पोटेशियम का तो पूरा सेम आ रहा है जेड इफेक्टिव। पूरा सेम आ रहा है, और लिथियम का? सर लिथियम का 1.7 है और Na और K का दोनों का 2.2 ही है। हाँ तो वो मतलब जरूरी नहीं कि हर केस में एग्जैक्टली सेम है, कुछ कुछ केसेस में एग्जैक्टली सेम आता है और बहुत सारे केसेस में आएगा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली रिमेन्स कांस्टेंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना, कि वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो वो एग्जैक्टली हम लोग वो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं कि हर ग्रुप में वो कांस्टेंट ही रहेगा जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो वो नहीं बोल सकते हम लोग। और बोलो। तो सर इसका आंसर 3 दिया हुआ है लेकिन 108 का आंसर क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है शायद, थर्ड नंबर जो है 108 में। ऑप्शंस और क्या क्या है इसमें? इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये सर ठीक एटॉमिक सर। साइज डिक्रीजेस, ये करेक्ट है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है वैलेंसी इन ए पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, तो किसी भी पीरियड में वैलेंसी कांस्टेंट रहता है क्या? सर ग्रुप में रहता है ग्रुप शायद। में वैलेंसी कांस्टेंट होता है, तो इन ए पीरियड वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है, ठीक है। इन ए तो पीरियड 1 गलत हो गया तब। in a period atomic radius of inert gas element is maximum, atomic radius of inert gas is maximum, ये भी क्योंकि हर एक पीरियड में ये नहीं बोल सकते ना हम लोग कि एटॉमिक रेडियस जो होगा इनर्ट गैस का मैक्सिमम होगा, हर एक पीरियड में ये नहीं होता है, इसमें पहला 3 पीरियड में होता है, उसके बाद नहीं होता है वो, ठीक है। तो ऐसे जनरलाइज करके ये जनरल स्टेटमेंट अगर है तो वो बोल सकते हैं कि हम लोग लास्ट में एटॉमिक रेडियस इनर्ट गैस का बढ़ता है तो वो मैक्सिमम लिख दिया, लेकिन हर एक पीरियड के लिए ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है ना कि हर एक पीरियड में लास्ट वाला जो एलिमेंट है इनर्ट गैस उसका रेडियस सबसे मैक्सिमम होगा, वो वाला भी हर एक पीरियड के लिए वैलिड नहीं है। पहला 2-3 पीरियड के लिए तो वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होता है, समझ रहे हो। ये जस्ट जनरलाइज करके दिया गया। उसी तरह जेड इफेक्टिव वाला जो स्टेटमेंट है ना कि ग्रुप रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सिंपली ऐसा तुमको दे देगा तो तुम वैल्यूज निकाल के देखोगे, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए, तभी तो हम लोग बोलेंगे ना रिमेन्स कांस्टेंट, बोलो। लेकिन जेड इफेक्टिव जब निकालोगे तो वो एग्जैक्टली इक्वल आएगा हर एक एलिमेंट के केस में, जितने भी सारे ग्रुप्स अगर हैं 18 ग्रुप्स हैं, तो 18 ग्रुप्स में सारे ग्रुप्स का अगर तुम चेक करोगे तो सारे ग्रुप्स में हर एक एलिमेंट का नीचे जाने पे सेम आएगा क्या जेड इफेक्टिव? ये बताओ तो, सेम आ सकता है? नो सर। नो सर। नहीं। तो इसलिए वो जनरलाइज करके स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, बट वो हमेशा वो वैलिड होगा वो करेक्ट नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में तो नहीं मिलेंगे, मतलब जेई में, क्योंकि ये सारे जगह वैलिड नहीं है। मतलब जनरल स्टेटमेंट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लेकिन सभी जगह वैलिड नहीं है ये सारा चीज, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सभी जगह वैलिड नहीं है, और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो भी वैलिड नहीं है सभी जगह, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हो तुम लोग? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर में जहाँ पे मतलब थोड़ा भी एम्बिग्यूटी हो कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, उस टाइप के नहीं मिलेंगे तुमको। और बताओ,
सिर्फ एटॉमिक रेडियस से ही बनाए हो तुम लोग? आगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, सर 117। 117। The internuclear distance in H2 and Cl2 molecule are इतना respectively. The bond length of HCl maybe. ये अभी छोड़ दो, ये एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में ये फॉर्मूला एक बताया जाता है, ठीक है, वहां से आता है। केमिकल बॉन्डिंग में ये फॉर्मूला बताया जाएगा बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में जो फॉर्मूला बताया जाएगा उससे ये निकलता है, तो उसमें पढ़ोगे तुम लोग। और Sir, page 53, 155। question number 43. पेज नंबर 50, Page number 53, question number 43. पेज नंबर 53। 53 में कौन सा 43. पेज नंबर 53 में कहाँ है 43 क्वेश्चन? Sir, है पेज नंबर सर 53 मेडिकल का, सर मैं बोल रही हूँ, मुझे मेडिकल का बुकलेट मिला उसमें। पता नहीं, चलो क्वेश्चन बोलो, वो तो मेरे पास है नहीं। मेरे क्वेश्चन बताओ क्या है। Sir, fluorine is the most reactive among all the halogens because of its option A small size, low dissociation energy of FF bond, large size, high dissociation energy of FF bond. तो इसमें आंसर बी दिया हुआ है, लो डिसोसिएशन एनर्जी मतलब। एक्चुअली लो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है ना कि F और F देखो, एक्चुअली फ्लोरीन और फ्लोरीन F2 है ना। फ्लोरीन जो है नेचर में किस फॉर्म में पाया जाएगा? F2 गैस के फॉर्म में, है ना। यस तो सर। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज जो है एमंग द हैलोजेंस, अगर हम लोग कंपेयर करें तो हैलोजेंस में कंपैरिजन करोगे तो फ्लोरीन का साइज क्या है? सबसे छोटा है, ये बताओ। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो जितना छोटा साइज होगा, छोटा साइज होने की वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये भी तो कम होगा, है यस ना। सर। छोटा साइज है तो ये बॉन्ड आसानी से बना लेगा, मतलब छोटा ही साइज है तो ये तुरंत बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड का लेंथ जो होगा, बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड लेंथ आया ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है। तो बॉन्ड लेंथ छोटा है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ना फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सबसे हाई रिपल्सन भी होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है। ये एक्चुअली ये जो रीजन हम लोग इसमें किए थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला रीजन, वही सेम इसमें भी आएगा। कि एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि उसके जैसे ही वो दोनों मिलके बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो साइज छोटा होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है या नहीं, ये यस बताओ। सर, हाई है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तो जैसे ही वो दोनों बॉन्ड बनाने जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यस सर। तो रिपेल, जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा रिपल्सन की वजह से? वीक बताओ। होगा। वीक होगा। तो बॉन्ड अगर वीक हो गया तो उसको ब्रेक करने में क्या होगा? कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। बॉन्ड वीक, हम लोग ये जो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी को ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोला जाता है। वो जो बॉन्ड बना हुआ है ना उसको डिसोसिएट करना है, तोड़ना है, तो उसी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपली डिसोसिएशन एनर्जी। समझ रहे हो? तो फ्लोरीन यस फ्लोरीन सर। एटम के बीच का रिपल्सन इतना ज्यादा हाई है जिसकी वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो वीक हो जाता है। और बॉन्ड अगर ऑलरेडी पहले से ही वीक है तो उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी क्या लगेगा? हमको बहुत कम लगेगा या नहीं? यस सर। तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? बताओ। लो। उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा या कम? ऑब्वियसली कम लगेगा, है ना। यस तो सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है इसका, इसीलिए ये बहुत आसानी से इसका बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए फ्लोरीन का रिएक्टिविटी क्या है? सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही आसानी से इजिली ये बॉन्ड तोड़ सकता है अपना, इजिली टूट जाता है इसका बॉन्ड, ठीक है। तो ये रीजन होता है।
क्लियर है? Yes, sir. चलो और बोलो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सेक्शन में 189 नंबर। 189 पेज नंबर बताओ। सर 51। 51 189। XX बॉन्ड लेंथ, ये वाला क्वेश्चन ना। यस सर। XX बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है? 1.54 एंगस्ट्रम। और X और C का तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है ना। X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना है? 3.0। 10। और C का कितना है? 2.0। तो बॉन्ड लेंथ किसके किसके बीच का निकालना है? C और X के बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना है। तो ये भी बॉन्ड लेंथ का अभी फॉर्मूला तुम लोग को नहीं बताया गया, ये जस्ट उसी की तरह, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन वाले पार्ट में तुम लोग को बॉन्ड लेंथ एक्चुअली वो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बताते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है वहां पे, तो वहां से हम लोग वो निकालते हैं। ठीक है ना, वो फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं किया गया, वो केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मूला वो बताया जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको। Sir, question बोले। बोलो। Sir, if the difference in atomic size of ये क्वेश्चन है सोडियम माइनस लिथियम इक्वल्स टू X, रुबिडियम एक माइनस मिनट, ठीक है बोलो। क्या है? सोडियम माइनस लिथियम इक्वल इक्वल्स टू टू एक्स। X, हाँ, Rb माइनस पोटेशियम इक्वल्स टू Y, आरबी माइनस पोटाशियम इक्वल टू वाई। और फ्रेंशियम माइनस सीजियम इक्वल्स टू X। एक्स एक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, Sir, जेड होगा। Z, sir. ठीक So है। the correct order will be X equals to Y equals to Z. अच्छा ठीक X, है, sir. ठीक है समझ गए। तो इसमें बताओ, चलो ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ तो तुम लोग कोई भी आसान सा है, ये तुम लोग कर सकते हो। बताओ इसमें कैसे एक्स वाई और जेड को कंपेयर करना है हमको। और इसमें जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर पोटाशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम होता है। ऐसे ही ऑर्डर। Yes, अब sir. यहाँ पे देखो, फ्रांसियम और सीजियम का जो डिफरेंस है ये जेड दिया हुआ है, साइज का डिफरेंस। रुबिडियम और पोटाशियम का जो डिफरेंस है साइज का, ये वाई दिया हुआ है। और लिथियम और सोडियम का जो डिफरेंस है ये एक्स दिया हुआ है। कोई इसको बता सकते हो? ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी थोड़ा सा सोचोगे तो बता दोगे तुम लोग। शील्डिंग इफेक्ट से हम लोग रिलेट करके बताते हैं। बोलो। हेलो। Yes, sir. अरे बताओ तुम लोग, ये सोचोगे थोड़ा तो पता चल जाएगा। नहीं आ रहा है? हाँ सर। सर बोलो। सर नीचे जाते जाएंगे सर तो डी और एफ ऑर्बिटल सर भरते जाएगा हम्म। सर, जिसके वजह तो से पुअर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा, नहीं साइज बढ़ेगा। यस सर। उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में अगर नीचे वाले एलिमेंट्स को देखोगे
तो नीचे वाले एलिमेंट्स में डी और एफ ऑर्बिटल ज्यादा आएंगे, उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो डी और एफ ज्यादा आएगा, और डी और एफ ऑर्बिटल्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका शील्डिंग बहुत ही पुअर होता है। शील्डिंग पुअर होता है तो क्या होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट पे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना साइज बढ़ना चाहिए था उतना साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साइज अगर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है तो जब हम लोग नीचे का डिफरेंस लेंगे, सीजियम और फ्रांसियम के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो ये डिफरेंस क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा क्या डिफरेंस, बताओ। नो सर। तो ये डिफरेंस सबसे लो होना चाहिए ना, समझ रहे हो। यहाँ पे लिथियम और सोडियम के केस में क्या है, कोई शील्डिंग पुअर की बात तो करेंगे नहीं हम लोग। लिथियम और सोडियम में कोई पुअर शील्डिंग का बात आएगा क्या, डी और एफ आ रहा है वहां पे, No, ये sir. बताओ। तो डी और एफ वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो डी और एफ अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उतना शील्डिंग इफेक्ट का उतना ज्यादा रोल वहां पे प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे जो नॉर्मली साइज बढ़ रहा है शेल बढ़ने की वजह से वो साइज इंक्रीज होगा। उसी तरह पोटेशियम और रुबिडियम में भी देखोगे तो यहाँ भी उतना ज्यादा, एक रुबिडियम में शायद रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो डी आएगा, लेकिन सीजियम और फ्रांसियम में लिखोगे तो डी और एफ दोनों इन्वॉल्व होंगे, होंगे ना, बताओ। Yes, sir. तो जितना साइज इंक्रीज करना चाहिए उतनी उतना साइज बढ़ पाएगा क्या, उस रेशियो में साइज बढ़ पाएगा नीचे जाने पे, No, sir. नहीं। तो अगर साइज उतने उस रेशियो में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है तो जब नीचे के एलिमेंट्स का डिफरेंस लोगे तो वो डिफरेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा या कम आएगा, Sir, कम आएगा. कम आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स वाई और जेड में अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या होना चाहिए ऑर्डर, बताओ। X का मैक्सिमम होना चाहिए. फिर Y का, फिर Z का. फिर जेड का, तो यही हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में बात, Yes, sir. चलो ठीक है। सर हाँ सर पोलर बॉन्ड्स भी केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ना है क्या? पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, हाँ केमिकल, एक्चुअली पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड वहां पे एक डाइपोल मोमेंट वाला टर्म बताया जाएगा, ठीक है। पोलर बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे पोलैरिटी जो भी आता है ना किसी भी मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, ठीक है। तो हमको पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 4.0 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, और कार्बन का होता है 2.5। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्चुअली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बोला गया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या नहीं। यस सर। तो यहाँ पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड, जहाँ पे कि एक्चुअली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, उसके ऊपर पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलेंगे पोलर बॉन्ड। और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, तो ये तो नॉन पोलर बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या, बताओ। नो सर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो पाएगा क्या, नो सर। इलेक्ट्रॉन तो जहां पे है वो वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस डेवलप नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, समझ रहे हो बात। तो ये है पोलर बॉन्ड। और तो बेसिकली पोलैरिटी किसी भी बॉन्ड में आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है चलो और बोलो। सर 202 क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन नंबर, पेज 52। पेज नंबर 52।
हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग पढ़े हो? हाँ सर केमिकल बॉन्ड। सर Yes, sir. ये सर अतुल सर चालू किए हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलो ठीक है, तो यहाँ बताना तो तुम लोग, जैसे ये कंपाउंड तुमको दिया गया है, इस कंपाउंड में बताओ ये वाला कार्बन जो है अभी हम जिसमें मार्क किए हैं, चलो फर्स्ट कार्बन, हम कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो फर्स्ट कार्बन जो है C1, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ? sp3. sp2। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर रूल बताया गया है तुम लोगों को। यस सर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? ये जो फर्स्ट कार्बन है देखो, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो गया, और ये डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा एक पाई होता है, 2 सिग्मा हो गया, और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया फर्स्ट कार्बन के पास। यस सर। और एक भी लोन पेयर है क्या? लोन पेयर दिख रहा है एक भी? नो सर। नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? 3 + 0 पुट करोगे तो 3 आ गया। तो स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बताओ? sp. sp, 2 सिग्मा बॉन्ड ही है ना सिर्फ, और लोन पेयर 0 है, तो ये हो गया sp। कार्बन नंबर 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. sp2। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या करते हैं? अच्छा, एक और कार्बन तो है यहाँ पे, फर्स्ट वाला कार्बन तो छोड़ ही दिया हम लोग, चलो इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, पहला वाला भी तो कार्बन ही है ना, Yes, sir. तो ये इसका क्या होगा बताओ? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp3. sp3। टोटल यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालते हैं, मतलब एस का कितना परसेंटेज है उसमें, एस का कंट्रीब्यूशन कितना है, एस के ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है C2 में, कार्बन नंबर 2 में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है sp है, तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बना हुआ है वो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है। तो मतलब इसमें अगर तुमसे पूछा जाएगा कि s के ऑर्बिटल का कितना है कंट्रीब्यूशन, तो क्या बोलोगे, कितना परसेंट s का ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है sp में? परसेंटेज s कितना है इसमें कंट्रीब्यूशन? 50%। 50%. समझ आ रहा है कैसे बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक s और एक p का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुआ है, तो sp ऑर्बिटल बना है, तो उसमें परसेंटेज अगर s का पूछा जाएगा कि कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 50%, आधा है ना कंट्रीब्यूशन, ये बताओ। Yes, sir. उसी तरह sp2 में अगर तुमसे पूछा जाए, sp2 में परसेंटेज s का कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ? 33.3. 33.3%, 33.33%, यही होगा, क्योंकि 1/3 इंटू 100 करोगे तो 33.3। ये भी sp2 ही है, कार्बन नंबर 3, तो ये भी 33.3%। ठीक है, उसके बाद sp3 में कितना हो जाएगा ये बताओ तो? 25. 25%। तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर तुमको पता होना चाहिए। परसेंटेज एस कैरेक्टर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उसके बाद हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर वहां से निकालते हैं। अब जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा ना, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी कार्बन का। परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा हाई होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो इन चारों कार्बन एटम में सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका है, कौन से कार्बन का? C2. C2।
वहां पे नंबरिंग अलग है, क्वेश्चन में देख लेना क्वेश्चन का नंबरिंग, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं चलो, क्योंकि आंसर फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको यहाँ पे फर्स्ट ही मान लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये C2 है, ये C3 है हमारा, और ये C4 है, और C1 का जो आया ये SP3 आया है, जिसका कि परसेंटेज कितना है 25%, ठीक है। तो ये ऐसा केस है। अब देखो इसमें से ऑप्शन सब चेक कर लो। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं उसके परसेंटेज एस से, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका उतना ज्यादा होगा। तो देख लो किस केस में होगा, कौन सा कार्बन है जिसका सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बोलो। सर 3। 3, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर तो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में है, कार्बन नंबर 3 में। तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन ये सब जब तक नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं कंसिडर, ये बता नहीं सकते है ना। और बोलो। हेलो। Yes, sir. और है, जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जो जो डाउट है। सर इतना ही बना है अभी तक। बाकी लोग। हेलो। देखो इसमें एक्चुअली ना इसका पीरियोडिक टेबल में तुम लोग बुकलेट में देखोगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे केमिकल बॉन्डिंग का भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल जाएगा तुमको, ठीक है। या फिर एस ब्लॉक पी ब्लॉक जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारा चीज उसका भी मिल जाएगा यहाँ पे, तो बहुत सारा चीज हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक ग्रुप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारा चीज आएगा, क्लियर है ना। तो अगर सर मान लो एक उस टाइम, एनसीईआरटी का हाँ क्वेश्चन था। क्या, सर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। बोलो क्या है आंसर, ठीक है। Sir, energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule. हम्म Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. ये नहीं निकल जाएगा। Sir, आयनाइजेशन एंथैल्पी कब बोलेंगे, जब हम लोग उस का, जब हम लोग क्या करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो कौन सा स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, मतलब n = 1 में है, होगा। yes sir. इनिशियल जो उसका स्टेट है Ni वो 1 में है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी कब बोलते हैं, जो उसका जब उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंप्लीटली उससे रिमूव कर दें, उसके एटम से बाहर कर दें, एटम से बाहर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन निकाल दें ना हम Yes लोग sir. बाहर, Yes sir. तो एन फाइनल जो होगा वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ये बताओ। हेलो। Yes, sir. Yes sir. तो अब इसमें जो एनर्जी चेंज होगा, इसका जो डेल्टा ई निकालोगे, एनर्जी चेंज जो आएगा वही इस
n1 का वैल्यू पुट कर देना इन्फिनिटी, और n2 का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही उसका आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा, वहां से एनर्जी आ गया। अब क्या Yes. पूछा गया, एनर्जी पर मोल में पूछा गया ना। Yes, तो sir. ये जो एनर्जी हम लोग निकाले, ये कितने एटम के लिए एनर्जी है, वो सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ एक एटम के लिए होता है ना। Yes, ये sir. बताओ, तो पर मोल निकालने के लिए क्या करोगे, एक मोल, अगर एक का एनर्जी तुमको आ गया तो एक मोल का एनर्जी कैसे निकालेंगे, Sir, into किससे, n कर देंगे। इनटू एवोगाड्रो नंबर का। सर एक क्वेश्चन था कि which will have the maximum value of electron affinity, O to the power x, O to the power y, and O to the power z, and x, y, z are respectively 0, -1 and -2. तो सर इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करेंगे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, यस सर। सर अब आ रहा है आवाज। आ रहा है ना। सर एक क्वेश्चन था कि which will have the maximum value of electron affinity. बोलो, विच विल हैव द, Have the maximum value of electron affinity, O to the power x, O to the power y, and O to the power z. X, y, and z are respectively 0, -1 and -2. तो सर इसमें ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन को। सर ये समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या है, O to the power x। O to the power y and O आद्या, to the power. होस्ट शिफ्ट करो तुम पहले। यस सर। सर ठीक है, कर एक दिया। मिनट। हाँ, Sir, x, y, and z are respectively 0, 1, and 2. क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन बोलो, मतलब Which will have the maximum value of electron affinity, O to the power x, O to the power y, and O to the power z, and x, y, O to z the power are x, O to the power y and O to the power z। ठीक है, x, y और z क्या है, 0, 1, 0, -1 and -2. तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज का भी कहीं रोल आएगा क्या? वो समझ नहीं आया। 0, -1 एंड -2। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली पूछा गया है तुमको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा गया है ना। यस सर, मैक्सिमम। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, यस तो ये सर। बताओ। अब ये तो तुम लोग को बताए थे कि ऑक्सीजन एटम है, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम पे चार्ज -1 है, एक पे -2 है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग क्या बोलते हैं, उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा हाई होगा जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखो, इन तीनों में अगर तुमको बोला जाए कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ओ, न्यूट्रल वो ही वाला। करेगा, न्यूट्रल वाला, क्योंकि O-1 ऑलरेडी उसके ऊपर एक माइनस है। तो वो ऑलरेडी, अगर माइनस है ऑलरेडी, तो वो किसी और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा क्या, नो सर। O के पावर, और उसी तरह O पे पावर अगर -2 है तो वो तो और नहीं करना चाहेगा। यस ठीक है, सर।
तो Okay, ये है। sir. Okay, sir. सर इसको एटॉमिक रेडियस से रिलेट करके नहीं कर सकते थे? क्या बोल रहे हो, एटॉमिक रेडियस? सर इसको एटॉमिक रेडियस से रिलेट करके नहीं कर सकते थे? एटॉमिक रेडियस से रिलेट करके कैसे? सर जैसे ये इन तीनों में, ये तीनों तो एक ऑक्सीजन का ही है ना, तो -2 तो मतलब ये अनायन होगा, तो ये अपने पेरेंट एटम से ज्यादा बड़ा होगा, तो O सबसे छोटा होगा। और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, तो तो इसका वैसे भी कर सब सकते हैं हम लोग, मतलब वो वैसा कुछ नहीं है। जनरली हम बता रहे हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना, अफेक्ट करते हैं, तो उसमें से ये एक तरीका हुआ, हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं इसको। ठीक है। और वो जो फॉर्मूला, एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का, वो फॉर्मूला लिख ही लो तुम लोग। ठीक है, ऐसे तो बॉन्डिंग में बताया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख लो। जैसे तुमको निकालना है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला होता है, ए और बी के बीच का बॉन्ड लेंथ निकालना है, ये फॉर्मूला। रेडियस बिटवीन आर ए ए प्लस आर बी बी और माइनस 0.09 और मॉड्यूलस ऑफ, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ऑफ ए माइनस En ऑफ बी। ठीक है, इसका डिफरेंस ले लिया हम लोग, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से, रुको एक सेकंड। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, इसका मॉड्यूलस। RAA RBB क्या है? क्या चीज आ रही है? वो रेडियस दिया हुआ है ना तुमको वहां पे, ये सर दिया हुआ था। वो रेडियस हमको चाहिए वहां पे। एक्चुअली बॉन्ड यहाँ पे, जैसे जो क्वेश्चन तुम बोली थी, क्वेश्चन क्या था वहां पे, देखो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना था, ये बताओ तो। 1.54 एंगस्ट्रम था। देखो तो क्वेश्चन, यही है ना, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम था। फिर एक एलिमेंट है एक्स एक्स, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रम, 1.0 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इनका पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच का रेडियस कितना हो जाएगा? ये जो बॉन्ड लेंथ है उन दोनों का सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 1.54, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग? 2 से। 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना एंगस्ट्रम आ जाएगा, देखो 0.77 होगा। इसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, आर एक्स का क्या हो जाएगा? 0.5। 0.5 हो गया। ठीक है, 0.5, 0.5 एंगस्ट्रम हो गया ये। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो रेडियस क्या आ गया, कार्बन कार्बन का पहले ले लेते हैं, ये 0.77 प्लस सेकेंड वाला क्या हो गया, 0.50, हाँ माइनस 0.09 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो कार्बन और एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का दिया गया है ना क्वेश्चन में। यस सर। क्या क्या दिया गया? एक्स एक्स का का है 3 3, और कार्बन का है कार्बन 2, का 2। तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो मॉड्यूलस लेना है, तो ऐसे भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, तो वो तो 1 ही आ गया। तो ये देखो 0.77 प्लस 0.50 और माइनस ये क्या हो गया, 0.09। ये कितना हो गया देखो तो। ये एक्चुअली हमको बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ ऑफ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 100 ऐड कर, वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आया? 7.18।
1.18 यस सर। 1.18 यही हो गया एंगस्ट्रॉम, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड लेंथ निकालने का। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ आया बात? यस सर। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे जैसे वो क्वेश्चन था उसी तरह 1.18 आंसर हो जाएगा, देख लेना एक बार। यस सर, वही दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, चलो और कुछ है इसमें पूछना सर जितना बनाया? यूनिपॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? यूनी पॉजिटिव आयन। यूनी पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, Li प्लस हो गया, Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, जिसके ऊपर +1 चार्ज हो। ठीक है, और कुछ पूछना है जितना आज बताए हो? ये बताओ। No, sir. पर अभी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था करने के लिए, तो अगर उसमें कोई ठीक, डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूछ सकते हो। जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, Okay, sir. ओके चलो। नेक्स्ट क्लास में शायद पहले डाउट ही क्लियर कर लेना, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग तो उधर चल ही रहा है तुम लोग का, गैसियस स्टेट ही मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, Okay, sir. पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा वो पहले कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, Okay, sir. तब तक तुम लोग जो नहीं बनाए वो लोग भी बना लेना, एटलीस्ट पूरा बनाओ तुम लोग क्वेश्चंस इसमें। ठीक है, नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत होगा। सर चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है, Okay, sir. ओके।